Hello everyone. So, as I have posted one video yesterday in which I talked about 36 days challenge series, right? So, in these 36 days, we are going to cover each and every subject of GS, okay? And we are going to solve previous year papers, at least 10-year papers of every UPSC examination. Every in the sense means the most important UPSC examination, that is your CSC, CAPF, CDS and geoscientist. Okay, so एटलीस्ट हम 10 साल के पेपर्स तो करेंगे करेंगे इसमें सॉल्व. एंड हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको स्केड्यूल बता दिया करूँगी. तो अगर आप देखोगे अगर आप लक्ष्मीकांत में देखोगे, सो फर्स्ट आपके पास जो ब्रॉड टॉपिक आता है दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आता है. ठीक है, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, यूटी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ड्यूटीज, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज की जो भी वीडियो करेंगे हम, ठीक है, इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाई क्यूज होंगे, चाहे वो सीएससी में आए हैं, चाहे वो सीएपीएफ में आए हैं, चाहे वो सीडीएस में आए हैं, चाहे वो जियो साइंटिस्ट में आए हैं, हम सारे के सारे कवर करेंगे. ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने नोट्स को रेफर करके भी बताऊंगी कि आप कैसे पढ़ सकते हो, कितना पढ़ना है एक टॉपिक को, कहाँ से कैसे कवर करना है, वो सब बताऊंगी आपको. ठीक है, साथ साथ में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. आप क्या कर सकते हो, जब मैं क्वेश्चन ला रही हूँ तो आप उसको पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए. ठीक है, तो हम आज पहले सीएससी से स्टार्ट करेंगे. देखिए, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा गया तो आज मैं इसको 2 पार्ट्स में ले आऊँगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम सीएससी और किसके करेंगे, सीएपीएफ के करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीएससी 2013 से करेंगे. ओके, ज़्यादातर अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या ड्यूटी से ही मिलेगा. ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अमेंडमेंट. तो ये अमेंडमेंट वाले से आपका क्वेश्चन है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. सो उसने क्या बोला है दैट एन अमेंडमेंट. देखिए, अब सीएससी 2013 से हम स्टार्ट करें तो आपको पहले इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे, अभी कितना उसमें इम्प्रोवाइज हुआ है. ठीक है, और कितने रिपीटेशन होता है, कितना क्या होता है, सब आपको देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली. देखिए, जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा बिल का, तो वो सिर्फ लोकसभा में नहीं हो सकता. वो कहाँ पे होगा, कोई भी हाउस में हो सकता है. ठीक है, एंड इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक्स फेडरल चेंजेस, अगर मतलब वो जो आप अमेंड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसमें कुछ ऐसे चेंजेस है जो फेडरल मतलब स्टेट से कंसर्न है, तो आपको क्या होगा, तो अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो क्या सारी की सारी स्टेट्स आएंगी. देखिए, इसका आंसर क्या है आपके पास, दैट इज नीदर वन नॉर टू. क्योंकि अगर मैं आपको यहां से बताऊं, ये देखिए, दीज आर माई नोट्स. मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे ये बहुत पहले शेयर कर दिए हैं. ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ से. देखिए, अब जैसे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात क्या होता है, ये मैं आपको उतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा और उतना लंबा जाएगा वीडियो, तो मैं पूरा नहीं समझाने वाली हूँ. ऑलरेडी मैंने पॉलिटी की वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने अपने नोट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके हर एक टॉपिक कराया, वहाँ से देख सकते हो. ठीक है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे. ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कहीं पे भी हो सकता है. मिनिस्टर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये देखिए, अगर आपको फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना है तो रैटिफाई होना चाहिए बाय द लेजिस्लेटिव हाफ ऑफ द स्टेट्स. हाफ ऑफ द स्टेट्स होनी चाहिए, ना कि ऑल द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, समझा. चलिए, तो नीदर वन नॉर टू आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास. सो अगर आप 2013 में देखोगे तो ये वाले टॉपिक्स जितने भी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन था, सो 2014 पे चलते हैं. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन एंटी डिफेक्शन. तो इजी क्वेश्चन था. एंटी डिफेक्शन में कौन सा है आपका, 10th शेड्यूल है. ठीक है, 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में है आपके लैंग्वेजेस से रिलेटेड. ठीक है, 5th शेड्यूल में क्या है आपका, शेड्यूल्ड एरियाज. ओके,
मतलब जो भी ट्राइब्स से कंसर्न्ड है वो सारा आपको 5th एंड 6th शेड्यूल में मिल जाएगा। एंड 2nd शेड्यूल में क्या है आपका, सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस। अब आपको क्या याद रखना है, देखिए पहली बात तो आपको हर एक शेड्यूल पता होना चाहिए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। बट सेकंड शेड्यूल है, जैसे कि सैलरी अलाउंस किसकी आती है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओथ एंड एफर्मेशंस। ओथ एंड एफर्मेशन किस किस की ओथ एंड एफर्मेशंस इसमें इंक्लूड की गई है। देन 5th शेड्यूल में एंड 6 शेड्यूल के जो 6 शेड्यूल्स की आपकी स्टेट्स हैं, जैसे कि आप AMTM करके याद करते हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो उसके क्या प्रोविजंस है, 6 शेड्यूल के कौन से प्रोविजंस है। देन 8 शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस हैं, कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं, और वो जो लैंग्वेजेस है कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 10th शेड्यूल तो आपको पता ही है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा, जैसे ये देखिए स्केड्यूल्स देखिए आप सारे के सारे। अब 8 शेड्यूल है आपका, तो आपको पता होना, जैसे असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये सब चीज़ें ये सब ऐड तो हुई थी। बट 21st अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी ऐड हुई थी, 71st में कौन सी हुई, 92nd में कौन सी हुई थी, 96th में कौन सी हुई थी, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए, और हर एक शेड्यूल आपको पता हो, जैसे 9th शेड्यूल है कब ऐड हुआ था, 10th शेड्यूल है उसके क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बिल्कुल डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यूपीएससी के पास इतना स्कोप नहीं है, वो इतना ईजी नहीं पूछेगा, बट इन डिटेल जाके भी पूछ सकता है, ठीक है। 12th शेड्यूल है, एवरीथिंग। चलिए, नेक्स्ट अपने पास है दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल जो पीस एंड सिक्योरिटी है, कहाँ पे है ये, कि पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे, दैट इज योर DPSP, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51। तो जितनी भी DPSP है आपको हर एक आर्टिकल आना चाहिए DPSP का, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, ये फिर से देखिए DPSP आ गया, उसने क्या बोला है, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। क्या सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बताता है, बिल्कुल बताता है। एंड द प्रोविजन कंटेनिंग दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल, बिल्कुल सही है, तो C आएगा इसका, इन्फोर्सेबल ये नहीं होता है, ओके। ये देखिए, अब आपकी जो DPSP है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में, जैसे पार्ट 4 में आपको DPSP मिलेगा, ठीक है, पार्ट 4 में है कहाँ से बोरो किया गया है, ओके। इसको कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने बोला है। नोवल फीचर किसने बोला, अम्बेडकर जी ने बोला है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये पता होनी चाहिए। देन कौन कौन सी है आपकी, जैसे सोशलिस्टिक है, सोशलिस्टिक के अंडर कौन कौन सी आ रही है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी कौन सी DPSP है जो कि 44 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी या 42 से ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, यही चीज़ें DPSP से पूछ सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो प्लीज़ हॉलिस्टिकली इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सोशलिस्टिक हो, चाहे लिबरल हो आपकी, गांधीयन हो, ठीक है। तो एवरीथिंग ये आपको मैंने बता दिया अभी। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ओके। 50 क्या है, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। चलिए, हो गया ये वाला। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रोविजन इन 5th शेड्यूल। जो 5th शेड्यूल है आपका और जो 6th शेड्यूल है वो क्या है, किसके लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, यही बता दिया मैंने आपको, ट्राइबल्स के लिए है ये, ठीक है। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, देखिए वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया था वो किसमें इंश्राइन है, DPSP में, कि एक स्टेट का वेलफेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सोशल एस्पेक्ट भी लेना पड़ेगा, आपको उसका लिबरल एस्पेक्ट भी लेना पड़ेगा। एंड गांधीयन में जो भी आता है आपका SC/STs आ गया, या फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आता है ना, विलेज जो पंचायत हैं उनको। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए या वेलफेयर ऑफ द स्टेट किस में बताया गया है, DPSP में बताया गया है, ठीक है। चलिए, अब आता है अपने पास 2017 का वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन द स्टेट। अगर आपको इक्वालिटी लानी है स्टेट सोसाइटी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी चीज़ें जो एब्सेंट होनी चाहिए, क्या कंपटीशन एब्सेंट होना चाहिए, जी नहीं। आइडियोलॉजी, जी नहीं। रिस्ट्रेंट होना, देखिए इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको रोका नहीं जाएगा कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, रिस्ट्रेन होना भी ज़रूरी है, बट प्रिविलेजेस का एब्सेंस होना ज़रूरी है, कि आप किसी को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देख सकते या फिर किसी को कम नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें क्या करना पड़ता है कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड लाइक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विद द रेफरेंस ऑफ, देखिए अगेन DPSP आ गया आपका, ठीक है। उसने क्या बोला है कि इनमें से क्या चीज़ें हैं जिन पे जो DPSP है वो लिमिटेशंस लगा सकता है। क्या वो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, क्या वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखिए लिमिटेशंस वो किसी पे भी नहीं लगा सकता, बिकॉज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोड, इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट हाँ, आप उसको जब भी आप लॉज बना रहे हो, आप उसको क्या कर सकते हो,
कंसीडर कर सकते हो, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पे क्या कर सकते हो, लिमिटेशंस डाल सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ऐड की गई थी आपके 51A आर्टिकल में ऐड की गई थी। 42 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी, ठीक है। ये आर्टिकल जो है वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय और थ्रू 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ओके। अब इसमें क्या है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अब हम देखते हैं। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, क्या कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिससे आप इन्फोर्स करा सकते हो। देखिए अगर आपका कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस आता है ना, तो अगर आप उन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पीनलाइज किया जाएगा, ठीक है। बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। देन दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, जी नहीं। देखिए जो लीगल ड्यूटीज होती हैं अगर आप उनको नहीं मानोगे ना तो अगेन आपको पीनलाइज किया जाएगा, क्योंकि दे आर इन्फोर्सेबल। लीगल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल होती है बट दे फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल। सो इसका क्या जाएगा आंसर, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट वी हैव इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए जो राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, क्या जो राइट्स हैं तुम्हारी क्या वो को रिलेटिव हैं विद ड्यूटीज। राइट्स आर पर्सनल होती हैं हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ, तुम ऐसा बोल सकते हो कि राइट्स जो हैं वो पर्सनल है और ना वो सोसाइटी पे डिपेंड करती है ना वो ड्यूटीज़ पे डिपेंड करती है, ये तो नहीं हो सकता। राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। उसने बोला जो राइट्स होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर्सनालिटी के लिए, जी नहीं। ड्यूटीज़ भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या ड्यूटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइट से, जी नहीं। तो आंसर क्या जाएगा आपका कि राइट्स और ड्यूटीज़ एक साथ साथ चलनी चाहिए वो आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज माइंड ऑफ द मेकर्स। जो भी मेकर्स का माइंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी चीज़ें जो रिफ्लेक्ट करती है मेकर्स का माइंड ऑफ द मेकर्स, ठीक है। तो वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल में बताया गया है कि जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। जस्टिस कौन सी, इक्वालिटी कौन सी, लिबर्टी कौन सी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में बताई गई हैं आपके प्रियम्बल में। देखिए आपको प्रियम्बल जो है पूरा टिप्स पे होना चाहिए, पूरा का पूरा आपको प्रियम्बल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रियम्बल के अंदर से भी एक एक वर्ड से क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि 42 अमेंडमेंट एक्ट जो था उससे कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे, ठीक है, एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा इसमें है जो प्रियम्बल में नहीं बताया। लिबर्टी ऑफ थॉट होता है, बिल्कुल होता है, ये तो सही है। इकोनॉमिक लिबर्टी होती है क्या, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, जी हाँ। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, जी हाँ। बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं होती है आपका, ठीक है। दैट इज योर जस्टिस होता है। इकोनॉमिक क्या है, जस्टिस होता है, ठीक है। सो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, जो आपकी वोट देने की राइट है या फिर टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, क्या वो फंडामेंटल राइट है, जी नहीं। क्या वो नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। देखिए जो आपका राइट टू वोट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिकॉज आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मिलेगा, ठीक है। अगर आप वो इलेक्टोरल वाला जो एक चैप्टर है वो पूरा का पूरा आपका, ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम वाला, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि दैट राइट टू वोट इज योर constitutional right because it is enshrined in constitution but it's not a fundamental right, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका कहाँ पे आता है, कौन सा आर्टिकल आपका, दैट इज योर आर्टिकल 23 एंड 24 में आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे आता है। तो क्या प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स फोर्स लेबर है, बिल्कुल सही है ये। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जी नहीं। जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 17 अंडर राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द, देखिए जो माइनॉरिटीज वाला है वो आपका कहाँ पे मिलेगा, 29 एंड 30 आर्टिकल में मिलेगा। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन, तो ये भी आएगा। ये दोनों ही आपके क्या आ जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आ जाएंगे। तो आंसर वुड बी योर 1 and 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी। देखिए प्राइवेसी आपको बहुत बार पूछते थे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी है ये, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी है। 17 मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, नाउ 24 मैंने आपको वो बता दिया, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी पर्टिकुलर लॉ 9th शेड्यूल के अंदर डाल सकता है, बिल्कुल सही है, वो डाल सकता है, ठीक है।
एंड वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड। देखिए पहले ऐसा होता था कि अगर आप कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल दोगे तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है। बट केशवनंद भारती केस आता है आपका 1973 में, ठीक है, केशवनंद भारती केस आता है। तो केशवनंद भारती केस ये बोलता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोलता है कि ठीक है, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कांट वॉयलेट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत सारी चीज़ों को उसने बेसिक स्ट्रक्चर बताया, दैट फेडरल सिस्टम इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप उसको वॉयलेट नहीं कर सकते। ओके, फिर आपका आता है IR कोयलो केस आता है 2007 का। उसमें ये चीज़ बोला जाता है कि कोई भी अगर आप लॉ डालते हो 9th शेड्यूल में, ठीक है, वो उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, जितने भी लॉज जो है वो 1973 के बाद की हैं, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, आंसर इज 1 ओनली। एंड ऑल्सो जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था इन 1951, ठीक है। और क्या आपके पास, जी हाँ, ये देखिए, अब उसने बोला इनमें से कौन सी चीज़ है जो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ को सुप्रीम बोला गया है, तो क्या वो पावर्स पे लिमिटेशन लगाता है, बिल्कुल सही। इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा कि सारे समान है लॉ के सामने, बिल्कुल सही। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए रूल ऑफ लॉ में इसका ये नहीं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी नहीं, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है, तो ये आपका गलत हो जाता है। एंड और क्या, लिबर्टी एंड सिविल राइट, जी हाँ, लॉ में क्या होता है, क्या किस लिए होता है लॉ, दैट इज ताकि हमें लिबर्टी मिले, ताकि हमें राइट्स मिले। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो लॉ एंड लिबर्टी के बीच में क्या है, उसने बोला अगर ज़्यादा लॉज होंगे तो कम लिबर्टी होगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है, जी नहीं। अब ज़्यादा लॉ है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको कम लिबर्टी दी जा रही है। अगर कोई लॉ ही नहीं है तो कोई लिबर्टी नहीं होगी। इफ़ देयर इज़ लिबर्टी, लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। उसने बोला अगर आपको लिबर्टी दी जा रही है तो जो लॉज हैं वो लोगों के द्वारा। अगर आप आज हम देखोगे दैट वी हैव द लिबर्टी, बट इसका ज़रूरी ये नहीं है कि लोग लॉज बनाएं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी, अगर आप लॉज को चेंज करो इसका मतलब आपका लिबर्टी डेंजर में, उस लॉ इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। बट हाँ, अगर आपके यहाँ पे लॉज ही नहीं है तो आपको लिबर्टी नहीं, तो कोई लिबर्टी भी नहीं होगी, क्योंकि सब अपनी मनमर्जियाँ करेंगे, है ना। तो अपनी मनमर्जियाँ करना इज़ नॉट लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी का सही मीनिंग ये होता है कि कुछ रिस्ट्रेंट्स भी हों आप पे, ठीक है। चलिए, जैसे बोलने की आज़ादी है बट आप हेट स्पीच नहीं फैला सकते। अब आता है 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप। मैंने आपको बताया कि 9th शेड्यूल जो था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड हुआ था। सो उस टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी आपके 3rd प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 3rd प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये तो बहुत बाद के हैं। अंडर द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग नल एंड वॉइड, ठीक है। अगर आप ट्राइबल जो लैंड है वो आप प्राइवेट पार्टीज़ को देते हो, ठीक है, फॉर माइनिंग और माइनिंग के लिए, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। कौन से आर्टिकल के अंडर या कौन से शेड्यूल के अंडर, सॉरी, तो वो कौन सा 5th शेड्यूल। तो मैंने आपको बताया था दैट 5th एंड 6th जो शेड्यूल हैं आपके वो किसके लिए हैं, ट्राइबल्स के लिए हैं, ठीक है। 9th मैंने आपको बता दिया था। 12th किसके लिए आपका, दैट इज़ योर म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए आपका। 11th आपका पंचायत के लिए आ जाता है एंड 12th आपका किसके लिए है, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए आ जाता है, मतलब जो अर्बन पंचायत है आपका। एंड 3rd शेड्यूल किसके लिए आ जाता है, ओथ एंड एफर्मेशंस के लिए आ जाता है। देखिए एक बार यहाँ देखिए, जो भी आपके जितने भी शेड्यूल्स हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये शेड्यूल देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए जैसे 2nd शेड्यूल जो है वो इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस वगैरह के लिए, बट वो अलाउंसेस दिए किसको जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, सबको नहीं दिए जाएंगे, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। 3rd शेड्यूल में ओथ्स एंड एफर्मेशन किसकी है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी के आप शेड्यूल्स देख लीजिए। सो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट अपने पास आता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी। वंस राइट टू मैरी मतलब क्या है, लिबर्टी, है ना, लिबर्टी दी जा रही है। या फिर आप बोल सकते हो राइट ऑफ लाइवलीहुड, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। 19 क्या आता है, 19 मेजरली आपको फ्रीडम देता है, बट फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट,
फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू राइट, आप कहीं पे भी रह सकते हो, बट विद इन इंडिया। देखिए एक होता है कि आप आउटसाइड इंडिया रह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे भी चाहो, वो आपकी आर्टिकल 21 कवर करेगा, वो लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर आएगा, ठीक है। बट अगर आप बात करोगे 19 में कि वो इंडिया के अंदर कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हो, कुछ भी बोलने की आज़ादी, एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी है, जो भी कोऑपरेटिव वगैरह आपको पता है 19 के अंदर जो भी राइट्स आती हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका 25 है, 25 से आपकी स्टार्ट हो जाती है दैट इज रिलीजियस, रिलीजन को लेके, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके। एंड 29 वाला मैंने आपको बताया था जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है आपकी, ठीक है, हो गया। सो आर्टिकल 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपने पास आता है अदर देन फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है उसने भी कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में तो मिल ही जाएगा, बट बाकी किस में, क्या प्रियम्बल में है? बिल्कुल है, क्योंकि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी तो उसमें भी बताया गया है। डीपीएसपी में है क्या? है, क्योंकि सोशल राइट्स बताई गई हैं, इकोनॉमिक राइट्स भी बताई गई हैं बीच में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, बिल्कुल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या है, जैसे अगर आप देखोगे कि हमें वो प्रैक्टिसेस नहीं करनी है विच आर डेरोगेटरी टू वुमेन, ठीक है, तो उसमें भी तो ह्यूमन राइट्स आ रही है कि नहीं आ रही है? सो ऑल आर करेक्ट। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट इन कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, वो राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। आर्टिकल कौन सा है? 17 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 है, जिसके अंडर यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, मतलब ये जो 32 आर्टिकल है, इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? अम्बेडकर जी ने बोला था। राइट टू फ्रीडम है जो आपका बहुत सारा राइट्स आ जाती है आपकी, दैट इज आर्टिकल 19 में आ जाता है। राइट एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बता दिया, दैट कम्स अंडर 23 एंड 24 आर्टिकल, ओके। अब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अभी बताया, जब मैं आपको डीपीएसपी करा रही थी तभी मैंने आपको बताया दैट आर्टिकल जो आपका 50 है दैट कवर्स योर जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों की पावर सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। अब आता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडिया ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर ऊपर ही बता दिया, डीपीएसपी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए जब ऐसा कुछ आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ डिफाइन की है, पहले तो ये चीज़ें सही नहीं होती थी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफाइन होती हैं या फिर जिनका वर्ड मेंशन होता है, ठीक है। सो क्या वो टर्म फेडरलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, फंडामेंटल राइट और डेमोक्रेसी को डिफाइन, क्यों इनको डिफाइन? बिकॉज जो डिफाइन करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप एक ऐसे टर्म को डिफाइन करो। सो पहला तो गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड सिटीजन लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू बोला है कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए? नहीं, ये बाद में बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर जुडिशियल रिव्यू डाला गया था, ठीक है। तो इसका आंसर इज डी पार्ट, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट इज प्रियम्बल ऑफ अगेन प्रियम्बल आ गया आपके पास, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। नॉट अ पार्ट ऑफ, पहली बात तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इतना आपको पता होना चाहिए। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं आएगा। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज अ सेम, लीगल इफेक्ट तो होता ही नहीं है इसका। अब बचता है ए एंड डी। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। देखिए ये दोनों है तो सेम स्टेटमेंट्स, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड की है, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। मतलब अगर आप अकेला प्रियम्बल पकड़ लोगे ना तो उसको कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बट प्रियम्बल के अंदर जो है, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, वो थ्रू फंडामेंटल राइट्स क्या की जा रही है? इन्फोर्स कराई जा रही हैं। सो वो इंडिपेंडेंटली तो नहीं होता है बट डिपेंडेंटली हो सकता है, ओके। सो इसका क्या जाएगा आपका? डी। अब आता है पार्ट 4। नाउ व्हाट इज पार्ट 4? पार्ट 4 इज योर डीपीएसपी, ठीक है। तो पार्ट्स भी आपको जो मेजर पार्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। सो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया? दे शैल बी इन्फोर्सेबल एंड दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ही सही हो सकता है। सो पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी, क्या इन्फोर्सेबल होता है? जी नहीं, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, तो सेकेंड वाला सही है। प्रिंसिपल जो है वो इसीलिए लाए गए थे ताकि जो लॉज बन रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, कि अगर आज आप स्टेट का कोई भी लॉ बन रहा है, वेदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कि जो जो भी चीज़ें डीपीएसपी में बताई गई हैं वो एटलीस्ट आप क्या करिए, उसको कंसीडर करिए,
ऐसा क्यों किया गया था, इन्फोर्सेबल क्यों नहीं कराया गया? बिकॉज हमारा जब इंडिपेंडेंट मतलब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी कि अगर हम उसको मैंडेटरी कर देते तो क्या पता वो फुलफिल नहीं होती, फुलफिल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने बोला कि ठीक है एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो आप इनको इंक्लूड करने में, लॉज बनाने में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 and 3 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज राइट टू प्रिवेसी। अगेन राइट टू प्रिवेसी आ गया आर्टिकल 21। ओके, ये सारे के सारे आर्टिकल्स अच्छे से कर लेना। ओके चलिए, अ लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following। बोलता है कि अगर एक ऐसा लेजिस्लेशन है, ठीक है आपका, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है आपकी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया है, अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया है, तो उससे कौन सा लॉ जो है वो वायलेट होगा? 28 तो आपका रिलीजन से रिलेटेड है, ये तो आएगा नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वहाँ पे जा रहा है, वो तो आएगा नहीं। आर्टिकल 44 DPSP है, ये तो आएगा नहीं। तो बचता कौन सा? राइट टू इक्वालिटी। तो जो राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि आपने उनको ज़्यादा वो दे दिया ना, अनलिमिटेड पावर्स दे रहे हो, तो वो तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो आप उसको क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो। रूल ऑफ लॉ जो है उसको वायलेट हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। सो आर्टिकल 14 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ओके बाकी आपको पता ही होगा आर्टिकल 44 जो है वो आपका UCC पे है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, DPSP में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। क्या सिर्फ एक सिटीजनशिप एक डोमिसाइल होता है? बिल्कुल सही है, हमारे इंडिया में तो यही है, बट US में जो है वो डबल सिटीजनशिप होता है, ठीक है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट इज योर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट क्या वो सिटीजन बाय बर्थ होना? अगर आप सिटीजनशिप वाला एक्ट चैप्टर देखोगे, मतलब आपको मैं दिखा भी सकती हूँ वैसे अपने नोट्स में, आप बाद में देख लेना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो उसमें क्या है कि बाय नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजनशिप बनता है वो भी क्या बन सकता है? हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, जो कि US वगैरह में नहीं होता, ठीक है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेट हो गया कि अगर आप फॉरेनर को सिटीजनशिप देते हो तो कुछ भी हो जाए आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 and 3 आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ द लिबर्टी। तो बेस्ट सेफ गार्ड कहाँ हो सकती है आपकी लिबर्टी? जिसमें कमिटेड जुडिशरी होगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नेगेटिव आ गया। अगर कोई भी गवर्नमेंट इलेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको लिबर्टी भी देगी, नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहाँ पे पावर्स सेपरेटेड हैं, जहाँ पे एक दूसरे की पावर में दखल अंदाजी नहीं की जा रही है, वहाँ पे आपकी लिबर्टी क्या हो सकती है? बेस्ट सेफ गार्ड हो सकती है, ठीक है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट। अगर आप वेल्थ को कंसंट्रेट कर रहे हो अपने उसमें तो क्या हो जाएगा? किसका वॉयलेशन होगा? तो DPSP का वॉयलेशन होगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोला गया है, देखिए ये रही आपकी DPSP। तो क्या बोला गया है कि हमें मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटीज को, ठीक है। प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर तो यही आ गया, मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज मिनिमाइज कैसे करोगे? अगर एक बंदे ने इतना वेल्थ ले लिया है, दूसरा तो इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है ना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है? आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर आता है, DPSP आर्टिकल 39 के अंडर आता है, ठीक है। सो किसको वॉयलेट करता है? DPSP को। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी? राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल नहीं है, ये तो आपको पता ही है, बाकी ये लीगल राइट है। अब खुद बताओ, अगर प्रॉपर्टी किसी को हमारे यहाँ पे खरीदनी है तो क्या वो सिटीजन ही खरीदेगा? नहीं, इट कैन बी अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है। लीगल राइट है बट कोई भी कर सकता है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? 1950 पे हम कैसे थे? देखिए सेक्युलर तो नहीं थे, सेक्युलर जो है वो बाद में 42 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। तो थे क्या? क्या सोवरेन थे? जी हाँ, उस टाइम पे हम सोवरेन थे, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके चलिए नेक्स्ट वी हैव इज विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा है? देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रोविजंस आते हैं कि इनमें से कौन सी है, किस पे एंटी डिफेक्शन लगेगा, किस पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो लॉ स्पेसिफाई दैट अ नॉमिनेटेड मेंबर लेजिस्लेटर, जो भी नॉमिनेटेड, अगर कोई भी नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर होगा, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड? जी हाँ, यहाँ पे गलत दिया, उसने बोला कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता। देखिए जो भी, अगर कोई बंदा नॉमिनेटेड है तो उसके पास 6 महीने का एक विंडो
ओपन रहता है कि आप 6 मंथ के अंदर अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर आप आफ्टर 6 मंथ कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर लाया जाएगा. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. The law does not provide any time frame within which presiding officer has to decide. जी हाँ, ये सही है कि एंटी डिफेक्शन का अगर कोई केस है तो कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है कि आपको इसके अंडर ही करना है. सो आंसर इज 2. नेक्स्ट आता है, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो 5th शेड्यूल के अंडर आता है, मतलब जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर आता है, तो इनमें से कौन सा है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा. दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल. कैसे क्या हो जाएगा, जो ट्राइबल पीपल की लैंड है वो नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं जाएगी. दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी एंड दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया टू यूटी. द स्टेट हैव सच एरिया वुड बी डिक्लेयर. ये और ये नहीं है, ये भी नहीं है. सो आंसर इज दिस. ठीक है, ट्राइबल से रिलेटेड कुछ भी होगा सो आपका 5th एंड 6th शेड्यूल उसको कवर करेगा. नेक्स्ट इज रिट्स. रिट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, रिट्स लग सकती हैं. पहली बात आपको पता होना चाहिए कौन कौन रिट्स इशू कर सकता है. ठीक है, तो पहली बात है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. ओके, बट जो रिट्स की पावर होती है वो हाई कोर्ट के पास थोड़ी वाइडर होती है, बट सुप्रीम के पास थोड़ी नैरो होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केसेस में ही रिट्स को इशू कर सकता है, बाकी केसेस में नहीं कर सकता, जैसे हाई कोर्ट कर सकता है. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि मैं आर्टिकल 32 के अंडर कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही है तो वो मना नहीं कर पाएगा कि नहीं मैं रिट इशू नहीं करूँगा या जो भी है. बट हाई कोर्ट के पास ये ऑप्शन रहता है. ठीक है, बस मैं इतना ही बताऊंगी और उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप खुद पढ़ लेना जाके. अब उसने क्या बोला, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. ये सही है. मैंडेमस मतलब क्या होता है कि आप उसको क्या कर रहे हो, कमांड कर रहे हो. ठीक है, तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कमांड नहीं कर सकते. ठीक है, अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी. जब तक उसको पब्लिक ड्यूटी नहीं दी है आप उस पर नहीं कर सकते हो. मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी. कंपनी के अगेंस्ट नहीं हो सकता है, इवन अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो भी नहीं होगा. मेरे को पहले ये स्टेटमेंट रॉन्ग लगा था, बट यूपीएससी ने इसका आंसर 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है. ठीक है, सो एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन है, पटिशनर है, वो क्यों वारंटो के लिए क्या कर सकता है, बिल्कुल सही. अगर आपने क्यों वारंटो देखा होगा तो सिर्फ जिसकी वॉयलेट हो रही है वो ही नहीं, या फिर आपको किसी को चैलेंज करना है कि आप किस अथॉरिटी से ये बैठे हुए हो, तो कोई अदर पर्सन भी क्या कर सकता है, कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है वो इसके खिलाफ पिटिशन डाल सकता है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट आता है आपके पास दैट व्हाट इज द एसेंस. इन एसेंस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है. देखिए, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था हमने ये यूएस गवर्नमेंट से लिया था. ठीक है, यूएस जो है वहाँ से लिया था. बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ये मतलब था कि हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए और फेयर होना चाहिए. ठीक है, जो भी हो रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है, वो क्या हो जाएगा, मतलब फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए सबके साथ. ठीक है, अब देखिए जो ये इसका एसेंस है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही चीज़ बोलता है कि आप पहले किसी को जज नहीं कर सकते हो. अगर लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है तो वो एक जस्ट फेयर मैनर से होनी चाहिए, जो दूसरा बंदा उसकी भी आपको सुननी पड़ेगी. ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है. बट सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक और चीज़ ऐड की थी, दैट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ. कि अगर आप कोई भी लॉ बना रहे हो तो उस लॉ को बनाने में जो भी आपने प्रोसीजर फॉलो किया है वो भी जस्ट फेयर होना चाहिए. सो ये मेजरली किस पे काम करता है, प्रोसीजर पे काम करता है. ठीक है, बाकी फेयर एप्लीकेशन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स सब समान है लॉ के सामने. ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है, डिटर्मिन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेसेसरी लॉज, इनेबल्स क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज, या डिफाइंस एंड लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए, सबसे चीफ पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है कि आपको पावर्स को डिफाइन करना है कि यार ये इसका पावर है, ये इसका पावर है, और तुम्हारा दायरा कितना है, मीन्स तुम्हारा लिमिटेशन क्या है. सो मेन काम जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही होता है, चीफ पर्पस इज दिस. नेक्स्ट अपने पास आता है, कंसीडर द फॉलोइंग. कॉन्स्टिट्यूशनल डे की अगर हम बात करें तो क्या 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, बिल्कुल सही है, ये तो सही है. उसने बोला 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था. जी नहीं, अगर तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होती 1949 में तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन गया उस दिन. ठीक है, तो इससे तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ठीक है, इस टाइम पे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, अडॉप्ट हो गया था. ओके,
पूरा बन गया था। So answer is your statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है कि आपके कि कितनी सीट्स किसको जाएंगी वो डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। एंड ये कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट हो गई है 2023 तक, ये 4 बार हो चुकी है, ठीक है। एक आपका 1952 में हुआ था, देन 63, देन 73 एंड देन 2002 में हुआ था। अब आता है 71st अमेंडमेंट एक्ट, एज शेड्यूल। अब देखो आपने देखा पहले बहुत इजी पूछ रहा था कि लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में थी, अब पूछा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है आपकी वो 71st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपका ये देखिए शेड्यूल देखिए यहाँ पे, अगर आप देखोगे आपका 71st अमेंडमेंट एक्ट है तो 3 लैंग्वेजेस आपकी ऐड की गई थी, दैट इज कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। जो मैथिली है वो कहाँ से हुई थी? ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1, 2 एंड 3। तो ऐसे आपको एक टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू, देखो राइट टू प्राइवेसी कितने बार आ गया है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसके साथ और कौन कौन सी राइट्स आती हैं अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट इज आर्टिकल 21। व्हाट इज आर्टिकल 21? ये देखिए दिस इज योर राइट टू प्रिवेसी, आर्टिकल 21 के अंडर आती है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज योर 21। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है उसके अंडर कौन कौन से राइट है? जैसे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर, हेल्थ, लाइवलीहुड, फ्री एजुकेशन, फ्री लीगल एड। देखिए फ्री लीगल एड आपका इसके अंडर भी आता है और आपका किस में भी आता है? डीपीएसपी में भी आता है, ठीक है। स्पीडी ट्रायल, तो ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेप्यूटेशन है, विमेन की डिग्निटी है। राइट टू स्लीप ऑल्सो कम्स अंडर योर आर्टिकल 21, ओके। नेक्स्ट इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, ऑर्डर इशू करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टू, देखिए जो भी प्रोहिबिशन की आपकी राइट है, मतलब आप प्रोहिबिट कर रहे हो, उसको मना कर रहे हो करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को ही कर सकते हो, लोअर कोर्ट्स को ही कर सकते हो, अदरवाइज और किसी को नहीं। ना पार्लियामेंट को कर सकते हो आप, ना गवर्नमेंट ऑफिसर को, ना ही गवर्नमेंट को प्रोहिबिट कर सकते हो। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, लोअर कोर्ट को ही कर सकते हो आप, ठीक है। पढ़ सकते हो आप वहाँ से। सो दिस इज इट। इससे हमने क्या कर लिया है, अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं सीएससी के फ्रॉम 2013 से 2024 तक हमने सारे कंप्लीट कर दिए रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नाउ विल मूव टू आवर सीएपीएफ, ओके।